बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थॉमस हार्डी का एक नावल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसका नाम है हार्ट इज़ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ओके, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो है ये एक नावल है और बेसिकली इसमें मेन कैरेक्टर है एक लड़की बातशीबा का, जिसके गिर्द सारी स्टोरी घूमती है और वो प्रोटोगोनिस्ट है इस नावल की। ओके, जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा है स्टार्ट में, अ विलफुल पैशनेट गर्ल एंड द 3 men हु वांट हर, यानी एक लड़की है और जिसे 3 आदमी चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये किस टाइप की लड़की है और इसका किस तरह से चक्कर है। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे थॉमस हार्डी की बायोग्राफी, कि थॉमस हार्डी कहाँ से थे, कब पैदा हुए, ठीक है, उनके वालिदैन कहाँ से थे और वो क्या करते थे। फिर हम इस नावल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम इस नावल का प्लॉट वगैरह देखेंगे, समरी देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे, थीम्स देखेंगे और फिर हम जो है इस ऑथर का स्टाइल भी देखेंगे। और मैं आपको ये बात यहाँ पे बताती चलूँ कि इस नावल की जो PDF है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके साथ ही जैसा कि यूलिसिस हो गया, जेम्स जॉयस का नावल, उसका भी लिंक मैंने आपको दे दिया है, जो कि आपके ये सारे यानी वो टॉपिक्स, जो वो नॉवेल्स, वो ड्रामास जो कि आपके उसमें आएंगे, काम आएंगे, यानी जो आपके PPSC या FPSC की तैयारी में काम आ सकते हैं, या फिर आप जैसा कि BS कर रहे हैं, आप BS के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें काम आ सकते हैं मास्टर लेवल में, या फिर अगर आप MPhil के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो इसीलिए बिना किसी देर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाद में जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बनता है क्योंकि ये इतनी अच्छी, इतनी प्यारी सी वीडियो जो है आप सबके लिए रिकॉर्ड की गई है। तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थॉमस हार्डी का जो है ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये किस इरा को, यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अगर देखा जाए तो ये किस इरा को बिलोंग करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि थॉमस हार्डी जो है वो विक्टोरियन इरा से बिलोंग करते थे, तो ये भी एक विक्टोरियन एक्सपीरियंस है। और एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जो थॉमस हार्डी थे उनके बारे में सब लोग कहते हैं कि ये एक पेसिमिस्ट राइटर है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो वो एक रियलिस्ट राइटर है। ही इज़ द रियलिस्ट राइटर, ओके, बिकॉज he also gives about the real thoughts of role of fate and chance, कि आपकी लाइफ में जो है फेट और चांस किस तरह से रोल प्ले करते हैं, इस चीज़ के बारे में वो आपको अवेयरनेस देता है। हार्डी इज़ द रियलिस्ट राइटर एंड ऑल्सो माई फेवरेट राइटर। ओके, तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। थॉमस हार्डी जो है वो 1840 में पैदा हुए थे और 1928 में थॉमस हार्डी की डेथ हुई थी। ठीक है जी, और उसके बाद हम आते हैं हार्डी की बायोग्राफी पर। थॉमस हार्डी वॉज बॉर्न टू अ स्टोन मेसन एंड लोकल बिल्डर, ये एक लोकल बिल्डर थे, ठीक है, और स्टोन मेसन यानी पैदा हुए थे एक आम आदमी, एक आम से पेरेंट्स से, थॉमस एंड अ वेल रीड मदर जेमिमा इन डॉरचेस्टर इन 1840। थॉमस हार्डी कब पैदा हुए थे? 1840 में। एंड ही वेंट टू स्कूल एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एकेडमिक पोटेंशियल, हाउएवर हिज फॉर्मल एजुकेशन एंडेड व्हेन ही वाज 16। अभी वो 16 साल के हुए थे कि उनकी जो एजुकेशन थी उसे स्टॉप कर दिया गया था, बिकॉज वो पुअर फैमिली से थे, ठीक है, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एज ए सोशल पोजीशन डिड नॉट अलाउ हिम टू स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी बिफोर ही मूव टू लंडन एंड enrolled in King's College in 1862. He had become a local architect. वो यानी कि लंदन मूव करने से पहले ही 1862 में लोकल आर्किटेक्ट भी बन गए थे। ही फेल्ट अनकम्फर्टेबल इन लंडन, कॉन्शियस ऑफ हिज इंफीरियर स्टेटस एंड क्लास डिविजन्स, एंड 5 years लेटर रिटर्न टू डॉरचेस्टर। वो दोबारा यानी 5 साल के बाद डॉरचेस्टर वापस आए, कमिटिंग हिज लाइफ टू राइटिंग, और उन्होंने अपनी लाइफ को कमिट कर दिया किस चीज़ में? राइटिंग में। इन 1870 वाइल ऑन एन आर्किटेक्चरल मिशन, अभी वो एक 1870 में आर्किटेक्चरल मिशन पे थे, ही मेट एंड फेल इन लव विद एम्मा गिफर्ड, ठीक है, उन्होंने यानी कि एम्मा गिफर्ड से उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली, whom he married in 1874. Okay, Emma's death in 1912 had a traumatic effect on Hardy, though he had become estranged from her during her life. He tried to overcome his guilt by writing
poetry. After this, 2 years later, he married his 39 years younger secretary Florence Dugdale. फिर उन्होंने 39 years younger जो कि फ्लोरेंस डगडेल थी, उन्होंने उससे शादी की एंड ही बिकेम इल एंड डाइड इन 1928. तो यहाँ तक है जी हमारे अपने ऑथर की बायोग्राफी, जो कि हमने देखी कि वो कब कहाँ पैदा हुए, उन्होंने अपनी तालीम कैसे हासिल की और वो राइटर कैसे बने. उसके बाद हम आते हैं जी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, जो कि 1874 में लिखा गया और वो पब्लिश हुआ था एक मैगजीन के अंदर जिसका नाम था कॉर्नहिल. ऑफर्ड कॉर्नहिल एडिटर एंड आउटलाइन ऑफ अ पास्टरल टेल कंप्राइजिंग अ यंग वुमन फार्मर, अ शेफर्ड एंड अ सर्जेंट ऑफ कैवलरी. 1874 कॉर्नहिल सीरियलाइजेशन सीरियल में पब्लिश हुआ था. 1895 to 1901 रिवाइज्ड नावल एडिशन, ये उस नावल की रिवाइज्ड एडिशन है. ठीक है जी, अब हम बात करेंगे अपने प्लॉट की, लेकिन प्लॉट में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं के कैरेक्टर्स कौन कौन से थे. अब इसमें मेन कैरेक्टर है गैब्रियल ओक का. ठीक है जी, ये भी प्रोटोगोनिस्ट है. बाथशेबा का कैरेक्टर है जो कि इस लड़की की स्टोरी 3 आदमियों के दरमियान घूमती है. ठीक है जी, तो इसमें बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि ये जैसे ये स्टोरी जो है ये इन 3 लोगों के दरमियान घूमती है, तो ये बाथशेबा जो है मेन कैरेक्टर है. ये फ्रांसिस ट्राई, विलियम बोल्डवुड और गैब्रियल ओक जो हैं ये है मेन कैरेक्टर. इसमें रियल लव जो ट्रू लव जो करता है वो है गैब्रियल ओक का कैरेक्टर, जो कि बाथशेबा से स्टार्ट से ही प्यार करता है. ठीक है जी, विलियम बोल्डवुड ये एक अधेड़ उम्र का शख्स है. ठीक है जी, ये भी इसे लाइक करता है लेकिन बाथशेबा की फ्लर्टेशंस के बाद. ठीक है, फ्रांसिस ट्राई जो है ये उसे एक पार्टी में किस करता है और उस वजह से इन दोनों को शादी कर लेते हैं एक्सीडेंटली. ये फैनी जो है ये एक कैरेक्टर है. ये बाथशेबा की फार्म हाउस में काम करती थी और ये इससे शादी करने के लिए जा रही होती है, लेकिन इससे शादी नहीं हो पाती. इसने इससे शादी का वादा किया होता है लेकिन ये करता नहीं और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, साथ में इसकी एक बच्ची भी होती है. ठीक है, और फिर ये इससे शादी कर लेता है क्योंकि ये इसे किस करता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब हम चलते हैं ज़रा अपने प्लॉट की तरफ. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो प्लॉट की बात की जाए तो द प्लॉट ऑफ फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड कंसर्न्स अ यंग वुमन. अभी मैंने आपको बताया बाथशेबा जिसका कैरेक्टर है नाम है बाथशेबा एवर्डीन एंड द 3 men इन हर लाइफ, जो कि 3 आदमी उसकी ज़िंदगी में है. 1 इज़ अ पुअर शीप फार्मर, एक जो है वो पुअर शीप फार्मर है. वो कौन है? वो है गैब्रियल ओक हु लूजेज हिज फ्लॉक इन अ ट्रेजेडी एंड एंड्स अप वर्किंग एज एन एम्प्लॉय ऑन बाथशेबास फार्म. कि वो अपना जो फ्लॉक है उसका रिवर जो है वो लूज़ कर देता है एक ट्रेजेडी में. ठीक है, एंड एंड्स अप वर्किंग एज एन एम्प्लॉई, और फिर अपनी लाइफ वो जो है वो एज एन एम्प्लॉई जो है वर्क करता है उसी बाथशेबा की फार्म हाउस में. 1 इज़ द रिस्पेक्टेबल बोरिंग ओनर ऑफ अ नेबरिंग फार्म हु टेक्स बाथशेबास फ्लर्टेशंस टू सीरियसली. और वो कौन सा कैरेक्टर है? वो है विलियम बोल्डवुड का. ठीक है, एंड who takes Bathsheba's flirtations too seriously, and the third is a dashing army sergeant who treats her like just another of his conquests. और वो आर्मी सर्जेंट कौन है? वो है ट्रॉय का कैरेक्टर. In chronicling their hopes, plans and disappointments, Hardy presents to readers a clear example of Victorian romanticism. ठीक है, इन कैरेक्टर्स के ज़रिए हार्डी ने रीडर्स को ये बात क्लियर किया कि वहाँ एक मिसाल दिया कि विक्टोरियन रोमांटिसिज्म कैसा था. एट द सेम टाइम उसी वक्त हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड रैंचर्स इन रूरल इंग्लैंड मेक्स हिम ए फोररनर टू द रियलिस्टिक ट्रेडिशन इन लिटरेचर. तो चलिए अब हम बात करते हैं इन कैरेक्टर्स की. ठीक है जी, तो इन कैरेक्टर्स की अब हम डिटेल समरी डिस्कस कर लेते हैं जी. तो सबसे पहले तो आप ये देखें, ये जो गैब्रियल ओक है और ये बाथशेबा है, ये गैब्रियल ओक जो है एक छोटी सी कॉटेज में रहता है. ठीक है, साथ ही बाथशेबा का घर होता है. ठीक है, ये बाथशेबा को स्टार्ट से ही लाइक करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसका अपना ही एक रेवड़ होता है, ये वहाँ पे वो चराता है. और एक रात जो है ये अपने झोंपड़ी में यानी विंडो बंद करना भूल जाता है और वहाँ पर जो आग होती है उसका धुआं होता है वो बाहर नहीं निकल पाता. तो ये इसकी जान को ख़तरा होता है और बाथशेबा ही आकर इसकी जान बचाती है. तब से इस गैब्रियल ओक को बाथशेबा से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, लेकिन बाथशेबा जो है ये किसी को भी लाइक नहीं करती और ये अपनी एक आंट के घर में रहती होती है. ठीक है, और उसके बाद एक दिन जो है ये बाथशेबा
घर पर नहीं होती है, ये उसकी आंट के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं बादशीबा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो आप मुझे इसका रिश्ता दें। तो वो आंट उसे काफ़ी खरी खोटी सुना देती है कि जी हमारी लड़की के लिए तो पहले इतने सारे लड़के लाइन में लगे हुए हैं, लिहाजा हमने किसी के साथ शादी अभी नहीं करनी और वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो वहाँ से ये काफ़ी यानी कि परेशान होकर वापस लौट आता है। जब बादशीबा घर वापस आती है तो उसकी आंट उसे बताती है, उसे पता चलता है, तो वो वापस आती है गैब्रियल की तरफ और वो उसे आके बताती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती इनफैक्ट, और मेरा कोई ऐसा शौक नहीं है, लिहाजा तुम मेरा पीछा छोड़ दो। वहाँ से उसके बाद फिर जो है बादशीबा मूव कर जाती है अपने एक अंकल की तरफ। उसकी प्रॉपर्टी में से बादशीबा को बहुत ज़्यादा हिस्सा मिलता है। तो जब इस बादशीबा को वहाँ से बहुत ज़्यादा हिस्सा मिलता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि बादशीबा अपना यानी एक फार्म बनाती है और उसमें इसके बहुत ज़्यादा फ्लॉक्स वगैरह होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम पे रखती है। लेकिन अब पीछे गैब्रियल के पास क्या बचता है कि गैब्रियल इसका जो रेवड़ होता है वो किसी ट्रेजेडी में यानी कि वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर जो है जो गैब्रियल होता है वो जाता है किसी यानी कि एक काम ढूंढने के लिए कहीं पे जाता है कि मैं वहाँ पे जाके अपना कोई काम ढूंढूं, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होता है कि गैब्रियल का जो है वो सारा जो रेवड़ है यानी वो ख़त्म हो जाता है। तो अब वो जाता है वो ढूंढने के लिए कि कोई काम वगैरह ढूंढे, ठीक है। और वो वहाँ जाता है कि रास्ते में उसे एक जो खेत है यानी वो जो एक फार्म है वहाँ पे उसे जो है आग लगी हुई है और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं और ये वहाँ पे जाके आग बुझाने में मदद करता है और ये काम करता है, इतना काम करता है कि ये जीत जाता है। यानी वहाँ पे वो सारा जो रेवड़ है यानी ये सेव कर लेते हैं, जो फ्लॉक वो सेव हो जाता है। तो बादशीबा जो है वहाँ पे, अब ये बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि उस फार्म हाउस जहाँ पे वो आग लगी हुई थी वो सब किसका था, उसी मिस्ट्रेस का था, वो जो बादशीबा थी, ठीक है। यानी उसे अपने क्योंकि अंकल से प्रॉपर्टी मिली थी इतनी ज़्यादा। तो अब ये जो बादशीबा है ना यहाँ पे ये इस बंदे को पहचान लेती है, उसे पता चल जाता है पहली नज़र में ही कि ये गैब्रियल है। तो इसे क्योंकि नौकरी की तलाश होती है तो ये उसे कहता है तो वो बगैर किसी सवाल जवाब के इसे नौकरी दे देती है। तो जब ये इसे नौकरी दे देती है तो ये वहीं पे रहने लग जाता है और ये उसी के फ्लॉक वगैरह में यानी कि काम करता है, तो रेवड़ वगैरह चलाता है। ये उसे वैसे ही बहुत पसंद करता होता है। तो उसके बाद ना वहाँ पे ये मार्केट में यानी कि उस फ्लॉक में हर कोई जो है उस मिस्ट्रेस बादशीबा को देखते हैं, उसकी टेंशन लेना चाहता है। लेकिन वहाँ पे एक 1.5 उम्र का आदमी होता है जिसका नाम होता है विलियम बोल्डवुड। इसे बादशीबा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और इसने कभी भी बादशीबा को नहीं देखा। तो अब क्या है कि ये क्योंकि ये उस बादशीबा को नहीं देखना चाहता तो ये क्या करता है कि बादशीबा को एक शरारत सोचती है। वो इसे एक ना यानी कि फूल बनाती है इसके लिए कि वो एक लेटर में मैरी मी लिख कर उसे भेज देती है। जब ये विलियम बोल्डवुड पढ़ता है वो लेटर तो इसे बड़ी खुशी होती है, ये तो फूले नहीं समाता और इसे बड़ी खुशी होती है। तो फिर ये जब लेटर पढ़ता है तो डायरेक्ट उसे प्रपोज करने ही चला जाता है, उससे बात करने चला जाता है। तो ये तो एक शादी करना ही नहीं चाहती होती किसी से, तो इसीलिए फिर जो है ये उसे कहती है मैं तो जब ये उसे ये भी नहीं बताती कि मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रही थी, इसे तो जस्ट मजाक की सूझी होती है ना। तो फिर क्या होता है कि अब जो है बादशीबा ने क्या किया है, अब वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगी लेकिन मेरा शादी वादी का कोई इरादा नहीं है। तो इसे काफ़ी गुस्सा आता है कि जब तुम्हें शादी का कोई ऐसा इरादा नहीं था तो फिर मुझे लेटर ही क्यों भेजा था। तो अब उससे इस आगे इसकी स्टोरी डिस्कस करने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो गैब्रियल ओक होता है ये रास्ते में मिलता है फैनी से। अब वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि जहाँ यहाँ पे एक लड़की होती थी फैनी, वो यहाँ पे काम करती थी इस रेवड़ में, इस फ्लॉक में, और वो जो है भाग गई है ठीक है। तो यहाँ से वो भाग गई है किसी से शादी करने के लिए। और ये जो गैब्रियल होगा इसे पता होता है, ये रास्ते में मिला होता है उस फैनी से, ठीक है। और उसने उसे बताया होता है, वो काफ़ी परेशान हाल होती है, उसने इसे बताया जो है ये उसे इसके पास जितने पैसे होते हैं ये उसे देता है लेकिन वो उसे पैसे वापस कर देती है। उसे एक साथ लेटर देती है, वो कहती है कि मैं शादी करने जा रही हूँ ट्रॉय नाम के किसी जो है सार्जेंट से, ठीक है, सोल्जर से, और मैं जो है अब वापस नहीं आऊँगी और मैं शादी करने के लिए जा रही हूँ अपने लवर से। तो मैं उसे काफ़ी पसंद करती हूँ, उसने मुझसे शादी का वादा किया था। लेकिन जब ये फैनी वहाँ पे जाती है फ्रांसिस ट्रॉय के पास तो ये कहता है, ये 2 मिनट सोचने के बाद कहता है कि हाँ अगर मैंने तुमसे शादी का वादा किया था तो मैं ज़रूर करूँगा, ऑब्वियसली 100% मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन वहाँ पर जो है
और ये उसके कुछ अरसे बाद ही यानी कि पता चलता है कि फ़ैनी की डेथ हो गई है। और उसके बाद ये फ्रांसिस ट्राई आ जाता है, ये बातशीबा को रास्ते में मिलता है कहीं, ठीक है। और बातशीबा यहाँ पे क्या करती है कि जो है इस फ्रांसिस ट्राई जो है वो इसे किस करता है, तो ये क्या करते हैं कि आपस में इन्हें बातशीबा फिर ये रास्ते में ये वहीं पे ही शादी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, फ्रांसिस ट्राई और बातशीबा। और फिर जो गैब्रियल ओक है वो जाता है बातशीबा के पास और वो उसे कहता है कि तुमने तो विलियम बोल्डवुड को इनकार कर दिया है, इवन तुमने मुझसे भी शादी नहीं की, तुमने किसी से शादी नहीं की, तो तुमने फ्रांसिस ट्राई से क्यों शादी की है। तो वहीं पर जो है ना ये फिर इसे काफ़ी कुछ सुना देती है गैब्रियल ओक को कि तुम कौन होते हो मुझे ये सब बताने वाले, मेरी अपनी मर्ज़ी है, मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्ज़ी करूं, लिहाजा तुम पीछे हट जाओ। तो ये फिर इसे नौकरी से निकालने का कह देती है। तो फिर वो आने लगता है, लेकिन बातशीबा क्योंकि उसका जो फ्लॉक वगैरह होता है उसे गैब्रियल से ज़्यादा कोई संभाल नहीं सकता, तो इस वजह से इसे दोबारा से रखना पड़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये फिर गैब्रियल को छुट्टी करा देती है और ये फिर बाद में बातशीबा आती भी है उसके पास, लेकिन ये इसे रोकती है, लेकिन ये नहीं रुकता और फिर ये चला जाता है गैब्रियल वहाँ से। और अब क्या होता है कि फ्रांसिस ट्राई और ये बातशीबा जो है शादी करते हैं, लेकिन इनके पास खबर आती है कि फ़ैनी की जो है वो डेथ हो गया। और ये बातशीबा उसका वो बॉक्स मंगवाती है उसकी डेड बॉडी को, और कहते हैं कि साथ उसकी बच्ची भी होती है। और फिर ये दोनों रोते हैं फ्रांसिस ट्राई और बातशीबा। लेकिन शादी के बाद बातशीबा को पता चलता है कि फ्रांसिस ट्राई जो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो शराबी है और जुआरी है और इस टाइप का इंसान है। तो फिर वो क्या करती है कि उसके बाद जो है फ्रांसिस ट्राई कहीं जाता है और इसकी खबर आती है कि जी वो फ्रांसिस ट्राई बल्कि ये फ़ैसला कर लेता है कि वो अभी से बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि मेरी असली हकीकत तो इसके सब सामने आ गई है ना, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, लिहाजा वो चला जाता है। और फिर पता चलता है कि फ्रांसिस ट्राई जो है वो एक डूब गया है, ठीक है, किसी समंदर में। लेकिन वो डूबा नहीं होता बल्कि वो डूबने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक कश्ती आ जाती है और नाव उसे बचा के ले जाता है अमेरिका। और 7 साल गुजर जाते हैं, तो बातशीबा यानी कि ये फ्रांसिस ट्राई अभी तक नहीं लौटा होता, तो यानी उसे डेड कंसीडर किया जा चुका होता है। तो लीगली 7 साल के बाद यानी बातशीबा को ये फील होता है कि वो कहती है अब तो मैं वाकई विधवा हो गई हूँ ना, ठीक है, यानी मैं अब वाकई बेवा हो गई हूँ, तो अब मैं क्या करूँ कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब मौके को देखते हुए विलियम बोल्डवुड उसे दोबारा से प्रपोज करता है और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और जब इन दोनों की शादी होने लगती है तो उसी टाइम ही कोई आके बताता है कि जी बाहर एक नौजवान खड़ा है और वो बातशीबा से मिलना चाहता है। तो वही वो फ्रांसिस ट्राई ही होता है। वो जब वापस आता है तो वो कहता है कि ये तो मेरी बीवी है। तो विलियम बोल्डवुड कह देता है कि ठीक है, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ चले जाना चाहिए क्योंकि अब वो लौट आया है। तो लेकिन जो है इसी दौरान ही ये फ्रांसिस ट्राई बातशीबा का हाथ पकड़ कर जो है लेने लग जाता है। तो फिर विलियम बोल्डवुड को गुस्सा आता है और वो उसे फ्रांसिस ट्राई को शूट कर देता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। तो उसके बाद जो है बातशीबा फिर वही अकेली और विलियम बोल्डवुड फिर वही अकेला। और बातशीबा को अब बहुत ज़्यादा यानी वो रोती है इस सब के, क्योंकि फ्रांसिस ट्राई भी चला गया, उसका सारा जो फार्म हाउस था वो भी सब यानी कि ख़त्म हो गया ये सब। तो उसके बाद वो रोती रोती है और उसके बाद वो वापस आती है गैब्रियल की, वो गैब्रियल को ढूंढने चली जाती है और वो वहाँ पे जाके उसे ढूंढती है। उसकी कॉटेज के अंदर झोपड़ी में वो पड़ा होता है और फिर वो आके उसे सब कुछ बताती है। वो कहती है कि मैं तो ये इंतज़ार कर रही थी कि शायद अब तुम मुझे कभी एक बार फिर से तुम मुझे प्रपोज़ करोगे तो मैं फ़ौरन हाँ कर दूँगी, लेकिन तुमने तो ऐसा नहीं किया। तो उस गैब्रियल को अपने कानों पे यकीन नहीं, तो वो कहता है क्या तुम, वो पागल से होने लग जाता है। वो कहता है कि तुम क्या बोली। वो फिर उसे बताता है कि हाँ जी मैं वो बताती है कि मैं क्या चाहती की थी कि तुम मुझे एक बार फिर से प्रपोज़ करोगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। तो फिर इन दोनों की इस नावल का एंड इस तरह से होता है कि इन दोनों की शादी हो जाती है, यानी सादगी से है ये दोनों शादी कर लेते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद ये वेसिक्स ऑफ थॉमस हार्डीज़ नावल्स एंड पोएम्स, यानी ये वो इलाका है, यानी ये वो जगह है वेसिक्स जहाँ पे थॉमस हार्डी जो है वो लिखता था, ये इसी स्पेस को दिया जाता है, ठीक है। अब ये स्टोरी हमने अभी एंड की है। विलफुल पैशनेट गर्ल है जो कि बातशीबा है, एंड द 3 men who want her, जो कि 3 लोग थे उसे चाहते थे। अब थीम्स की अगर हम बात करें तो हार्डीज लाइफ टाइम वाज थ्रेटन्ड विद रथलेस industrialization. His novel portrays the theme of the importance of man's connection to the understanding of the natural world. Gabriel Oak embodies Hardy's ideal of a life in harmony with the forces of the natural world. ठीक है, कि किस तरह से नेचुरल वर्ल्ड की फोर्सेस जो हैं हार्मनी पैदा करती हैं और किस तरह से गैब्रियल ओक एम्बॉडीज हार्डीज आइडियल ऑफ लाइफ के। गैब्रियल ओक को उसने एक आइडियल रखा जो स्टार्ट से लेकर एंड तक उससे हमेशा से मोहब्बत करता है और उसे अपना भी लेता है। और देखा जाए तो नावल आल्सो कंटेम्पलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लक और चांस, के रोल ऑफ फेट एंड चांस, जो कि हार्डी का मेन थीम है उसके हर नावल्स के अंदर होता है। लक
यानी रोल ऑफ फेट एंड चांस एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीपल हैव टू सफ़र फॉर देयर ओन एक्शंस, कि लोग अपने ही एक्शंस की वजह से सफ़र करते हैं। वाई सम कैरेक्टर्स लाइक गैब्रियल आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल एंड कॉशियस, अदर्स लाइक सर्जेंट ट्रॉय दे आर केयरलेस एंड डिस्ट्रक्टिव। तो ये था इस नावल का थीम जो कि हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हम बात करते हैं स्टाइल की। स्टाइल में देखा जाए तो हार्डी ने हमेशा यूज़ किया इसमें कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर थ्रू आउट द नावल। नावल इज़ रिच इन इमेजरी, इसमें बहुत ज़्यादा इमेजरी का यूज़ किया गया है, गिविंग लेंथी डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। And the pace at which the story proceeds is also very slow. However, the intriguing plot makes the story an interesting read. Many people consider the novel to be a solid example of realism, कि एक realism की एक example है, showing the harsher aspects of life, कि life किस तरह से चलती है और इसमें रोल ऑफ फेट एंड चांस किस तरह से रोल प्ले करता है। द नॉवेल हैप्पी एंडिंग विद द कैरेक्टर्स डिक्लेयरिंग their love for and marrying each other shows however that the novel is basically romantic, कि नावल जो था वो बेसिकली रोमांटिक था। आई होप कि ये नावल आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।